हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में स्वागत है। सबको पता ही होगा कि बिहार स्पेशल बैच में हम लोग बिहार के सारे ही एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर कर रहे हैं। ये हिस्ट्री का क्लास है और ये हिस्ट्री का मॉडल सेट 3 है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये हिस्ट्री का मॉडल सेट है, इसमें थर्ड है, जिसमें हम लोग अगेन 50 क्वेश्चन अराउंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी इन्फो आप लोग जानते ही हैं, नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा प्रथम क्लासेस के। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एक्चुअली आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की देखिए स्थापना सबको पता है कि मोतीलाल नेहरू, है ना। 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए स्वराज पार्टी की जब बात आती है ना, इसको ये खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है कई जगह, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। देखिए यहाँ पर तो आंसर ऑब्वियसली कौन हो जाएगा, तो यहाँ आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मोतीलाल नेहरू के अलावा इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, CR दास हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास हो गए। उसके अलावा जो है वो आपका NC केलकर है ना, NC केलकर जो है, ठीक है, वो भी इसमें थे, तो NC केलकर हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक और थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, एक और व्यक्ति इसमें जो इन्वॉल्व थे उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, है ना, सॉरी, तो विट्ठल भाई पटेल, है ना। ये चारों ही नाम आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, भाई पटेल, ये चारों ही नाम। वैसे 2 सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है, एक मोतीलाल नेहरू और एक CR दास। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने और बाकी ये लोग भी मेंबर्स थे, इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब की, ये हुई थी आपका, है ना, जनवरी, है ना, ये हुआ था जनवरी 1923 में, जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। क्लियर हो रहा है, तो हम ये समझिए, डिटेल आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करके उसमें ऐड कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की। विलय का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको विलय के सिद्धांत जो है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ना, डॉक्ट्राइन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, लैप्स बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ना। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जब बात आती है, ठीक है, तो ये दिया किसने था और ये क्या होता है, मैं दोनों ही बता रहा हूं। यहां सवाल पूछा है क्या मतलब किसने दिया था, तो ये दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने दिया था आपका, ये सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी आपको पता होगा कि ये गवर्नर जनरल थे, और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल थे, पहले ये देख लेते हैं। ये 1848 से 1856 तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बारे में पहले ये समझ लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहा गया है, या फिर यहां पर जो विलय का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या था कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई राजा या कोई शासक जो है बिना वारिस के मतलब हो गया कि उसका खुद का कोई अगर संतान नहीं, उसके खुद के खून का कोई संतान नहीं है और उसके बिना उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो साम्राज्य है, उसका जो राज्य है, वो अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाएगा। ये कहानी झांसी की रानी के साथ भी हुई थी, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, कि झांसी की रानी के साथ यही घटना हुई भी थी। बात समझिए, जबकि झांसी की रानी का खुद का वारिस जो था उनका तो डेथ हो गया था, फिर उन्होंने झांसी की रानी ने एक बच्चा गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था, और अब बाकी कहानी आप लोग वैसे जानते होंगे। इसके अलावा अगर देखें है ना, लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। देखिए लॉर्ड डलहौजी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 घटनाएं तो खास करके इंपॉर्टेंट है। एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप समझ ही गए, एक और बातें आप याद रख सकते हैं, जो वुड्स डिस्पैच आता है, जिसको भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच, है ना, ये किसको कहा जाता है, सो वुड्स डिस्पैच को जो है कहा जाता है ना, डिस्पैच
इसको याद रखिएगा, ये आया था 1854 में, 1854 में आया था, 1854 में आया, जिसको भारतीय शिक्षा का या भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो भी आया था डलहौजी के टाइम में। साथ में भारत में पहली बार जो है फर्स्ट रेलवे लाइन है ना, फर्स्ट रेलवे लाइन आपको पता होगा मुंबई से थाने तक लगी थी, ठीक है। तो जो ट्रेन चला था फर्स्ट रेलवे जो है ना, रेलवे आपका है ना 1853, याद होगा अगर आपको 1853 में, वो इसी के टाइम में, डलहौजी के टाइम में ही आई। इसके अलावा अगर आप एक और पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध है, यानी कि जो दूसरा अंग्रेज और है ना सिख के बीच जो युद्ध था, वो भी इसी के समय हुआ था, ठीक है। तो आपका जो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध है, कौन सा, तो सेकंड आंग्ल सिख है ना, तो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध जो है, सिख युद्ध, ये इसी के समय हुआ था, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप डलहौजी के बारे में याद रख सकते हैं। तो ये सारे हो गए, बाकी आप लोग नोट्स कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ये 1761 में लड़ी गई थी। तीसरी, इसका मतलब पहला दूसरा दोनों ही इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट एक्शन। पहले तीसरा कहां किसके बीच लड़ा गया था, तो 1761 का जो लड़ा था, ये मराठा और अफगान रूलर के बीच लड़ा गया था। मराठा शासक जो है उसमें पेशवा थे सदाशिवराव, है ना, कौन थे, तो मराठा में सदाशिवराव जो है, सदाशिवराव, ठीक है, सदाशिवराव ये थे। और इनके साथ मतलब इनकी जो लड़ाई हुई थी वो अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली। वो कौन थे, तो वो थे अहमद है ना शाह अब्दाली, ठीक है, कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, ये ध्यान में रखना है। तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान रूलर थे, और इसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। ये मराठाओं की कहा जाता सबसे बुरी हार थी अब तक की, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि पानीपत का बाकी लड़ाई। तो पहला लड़ाई कब हुआ था, जो फर्स्ट हुआ था पानीपत का, ये 1526 में। ये तो बहुत फेमस है, क्यों, क्योंकि यहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। ये किसके बीच लड़ा गया था, तो आप सबको पता होगा, ये बाबर और अब्राहम लोदी है ना, बाबर और कौन है, अब्राहम लोदी जो है इसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। बाबर और अब्राहम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, और यहीं से है ना दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ और आपका मुगल शासन जो है वो शुरू हुआ। क्लियर है, चलिए, तो ये पहला था। दूसरा कब लड़ा गया, सेकंड जो लड़ा गया, ये 1556 में लड़ा गया था, ठीक है। किसके बीच, तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, है ना। अकबर तभी शासन में आए ही थे, क्योंकि इसी साल हुमायूं का देहांत हुआ था 1556 में, ठीक है। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, बात समझ में आ रही है। तो ये दो, ये याद रखिएगा, ये सारा जो है पानीपत के तीनों ही युद्ध मैंने आपको, इसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है, वो तो आपको पता भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। किसने की थी, ये कई बार ये सवाल आ चुका है, ये किया था राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है। तो ध्यान में रखिए कि राजा राममोहन रॉय, अच्छा इनके साथ एक आदमी का भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, राजा राममोहन रॉय, और इनके साथ थे द्वारकानाथ टैगोर, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ही, राजा राममोहन रॉय तो वैसे सबको याद रहता है ना, राजा राममोहन रॉय है ना, राममोहन रॉय, ठीक है। इसके अलावा इनके साथ कौन थे, वो थे द्वारकानाथ टैगोर। तो इनका नाम कम रहता है ना, द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, तो ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो ये हो गया 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसी तरह आर्य समाज आपको पता है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। अब ये सवाल में बहुत लोग इसको गलत मार करके आए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा इसके बारे में, आंसर पहले भी पूछा है, ठीक है, तो उन्होंने गलत ही आंसर किया है। लोग आंसर कर देते हैं वीडी सावरकर, लेकिन वीडी सावरकर नहीं होगा, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, जिसको फ्रेडरिक एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि ये दोनों ही जो है साम्यवाद के जनक के रूप में, वैसे तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, लेकिन साम्यवाद जो है कम्युनिज्म जिसको बोलते हैं, इसके जनक के, साम्यवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है, कम्युनिज्म के जनक के लिए। रशियन रिवॉल्यूशन में, रूसी क्रांति में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। और वैसे भी जो आज साम्यवाद या समाजवाद देख रहे, ये इन्हीं के है ना आइडियोलॉजीज का है ना रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा,
तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स ने ये किताब लिखी थी। बात समझ में आ रही है, ध्यान में रहेगा। तो यहाँ अच्छा वीडी सावरकर की जो कंफ्यूजिंग किताब है, मतलब वीडी सावरकर की जो किताब है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। उस किताब का नाम क्या है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सिर्फ यही लिखा हुआ है, ठीक है, 1857 से 59 नहीं, तो उसका क्या है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये 1857 ये किताब का नाम है। तो याद रखिएगा वीडी सावरकर द्वारा लिखी गई किताब ये है ना, और ऊपर वाली किताब जो है 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब जो है वो कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना कहां पर हुई थी? देखिए हुई तो कई जगह पर थी, सतारा में भी हुई थी, तमलुक में हुआ था, बलिया में हुआ था, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां चली थी? यहां पर पूछे सबसे ज्यादा समय तक, देखिए सबसे ज्यादा समय तक जो है वो चला था आपका सतारा में। कहां चला था? सतारा में, ठीक है। ये जो समानांतर सरकार चलाने की जो प्रक्रिया है ना, ये समझिए, ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आंदोलन जो है आंदोलन के समय शुरू हुआ, ठीक है, के समय, ये उस समय समानांतर सरकार की शुरुआत हुई थी, ठीक है, कि जो है अलग अलग क्षेत्रों में, गांव में जो, देखिए ब्रिटिश सरकार तो थी, लेकिन कुछ लोगों ने खुद से सरकार जो है बना करके सरकार चलाना शुरू किया था, इसलिए इसको पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा कहां रहा, अगर सबसे ज्यादा टाइम पूछा जाएगा तो ये सतारा में रहा था। कहां रहा था? सतारा में। इसके अलावा बलिया है, तमलुक है, ठीक है, यहां पर भी चला था। बाकी जानते हैं बलिया यूपी में, अच्छा तमलुक अगर नहीं पता होगा तो ये वेस्ट बंगाल में। बलिया तो सबको पता है ना, बलिया फेमस जिला है भाई। तमलुक कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो याद ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, अगले सवाल की तरफ। हमारा क्या है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए गदर पार्टी की स्थापना कई बार ये पूछा जा चुका है, ये 1913 में हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके संस्थापक, है ना, देखिए गदर पार्टी को, इसको प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता था। इसको एक और नाम क्या दिया गया था? प्रशांत तट का, है ना, हिंदी संघ भी कहा गया था, है ना, यानी कि इंडियन हिंदी, है ना, हिंदी यूनियन, ठीक है, ऑफ, है ना, प्रशांत, है ना, बेसिकली ये कहा गया था इनको, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी से लाला हरदयाल का संबंध है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि कहा जाता है? देखिए कांग्रेस जो है, शुरुआत में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस वो नरमपंथी थी। नरमपंथी का सेंस क्या होता है? देखिए कांग्रेस में बाद में आगे जाके दो दल बने, गरम दल, एक तो नरम दल रहा और एक गरम दल बना। नरमपंथी होने से ये मतलब है कि देखिए ये लोग जो ब्रिटिश का विरोध नहीं कर रहे थे, ये बस ब्रिटिश से कुछ मांग रहे थे। मतलब इनका ये जो नरमपंथी लोग थे, ये ब्रिटिश के साथ नहीं, उनका सहयोग करके शासन को चलाना चाहते थे। बस ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों का भी, है ना, कुछ उनके भी पक्ष को सुने, ठीक है, उनकी भी बात को माने। बट इनका कोई प्लान नहीं। नरमपंथी लोग ब्रिटिश को हटाने या उसके विरोध में बहुत ज्यादा नहीं थे, बल्कि उनके साथ मिल करके काम करने में ये लोग रुचि रख रहे थे। वहीं जो गरम दल के लोग थे, गरम दल का साफ साफ ये मानना था कि वो ब्रिटिश सरकार को यहां से हटाएंगे, क्योंकि ये सारे फसाद की जड़ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको यहां से हटाएंगे और हम स्वयं रूल करेंगे, स्वराज स्थापित करेंगे। ये गरम दल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो और आपको ये बताएंगे भी कि 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अलग भी हो गया था, गरम दल और नरम दल अलग हुआ था, ठीक है। पहले इस पर आते हैं। तो ये समय था आपका, देखिए 1885 में कांग्रेस बनी और 1905 तक, 1885 से 1905 का जो समय है, ये आपका क्या था? नरमपंथी काल था। और आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और यहां से जो गरम दल वो एक्टिव हो गया, ठीक है। और कौन सा मैंने कहा? 1907 का याद रखेंगे, 1907 कांग्रेस अधिवेशन, है ना, सूरत, है ना, कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन, है ना, सूरत में। कहां पर हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन जो कि सूरत में आपका हुआ था, सूरत में, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, गरम दल और नरम दल अलग हो गया। क्या हुआ, यहाँ गरम दल है ना, गरम दल बना या गरम दल कहिए और नरम दल अलग हो गया। बात समझ आए। बाद में लखनऊ समझौता जब हुआ था 1916 में, तो ये लोग वहां एक हो गए। फिर ये दोनों कहां एक हुए थे, ये दोनों एक हुए थे है ना 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, या लखनऊ अधिवेशन जिसको आप कहते हैं, लखनऊ अधिवेशन, जहां पर है ना इसके बीच में क्या बोलते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में वापस से एकजुटता आई थी, तो वहां पर ये कहानी हुई थी। ठीक है, तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल अलग हुआ। बाद में ये यूनाइट हुआ 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर हो रहा है, ये सब पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। देखिए साइमन कमीशन आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन बना है ना। ये भारत में इसको भेजा गया था, इस कमीशन को, इस कमेटी को है ना, कि भारत में शासन किस तरीके से चल रहा है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और क्या रिफॉर्म्स चाहिए उसको रिकमेंड करने के लिए। जो रिफॉर्म्स है एक रिपोर्ट पब्लिश करना और फिर उस रिफॉर्म और जो भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है उसको रिकमेंड करने के लिए ये भेजा गया था। लेकिन इसका विरोध होने लगा। विरोध बस एक कारण से हुआ था कि साइमन कमीशन जो है, देखिए ये बना कब था, ये 1927 में बना था, 1927 में बना था। 7 सदस्य थे। ठीक है, और यही दिक्कत था, 7 जो सदस्य हैं, सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, ये सातों के सातों अंग्रेज थे इसमें। ठीक है, अब सवाल ये बन रहा था कि ये 7 इसमें सदस्य थे और सातों के सातों जो अंग्रेज थे, ठीक है, और इनको बुलाया जा रहा है, कहा भारत भेजा जा रहा है भाई भारत के शासन को स्टडी करने के लिए, क्या रिफॉर्म्स है उसकी सिफारिश के लिए। तो सवाल ये था कांग्रेस का कि उसमें भारतीय सदस्यों को तो रखना चाहिए भाई, साथ के साथ आपने अंग्रेज रख दिए, उनको तो भारत का कोई आइडिया नहीं है बहुत अच्छा। ठीक है, वो क्या ही सिफारिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में 1928 में जो है वो भारत आया। साइमन कमीशन जो है 1928 में कहा आया, भारत आया। बात समझ में आ रही, भारत आया। ठीक है, और ये जहां जहां भी गया इसका है ना विरोध किया गया। आपने साइमन गो बैक का नारा आपने सुना होगा और उस नारे के साथ इसका काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे से इनका स्वागत किया गया। ठीक है, तो ये कहानी है इसके बारे में। अच्छा, रिपोर्ट कब, तो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की 1930 में, 1930 में 2 वॉल्यूम है ना, इसमें 2 वॉल्यूम में उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, याद रखेंगे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष कई बार इनके बारे में पूछा गया, ये है दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, दूसरा जो हुआ था, पहला तो मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा हुआ था आपका कलकत्ता में। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी के बारे में आप कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं ना। क्या क्या याद रख सकते हैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में। सबसे पहला चीज, ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। एक तो कोलकाता का, ये जो कोलकाता में कौन सा हुआ था, ये हुआ था 1886 का। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता का जो 1906 का अधिवेशन है उसके भी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में है ना 1893 में रहे थे। ठीक है, ये दादा भाई नेहरू जी जो है ये 1893 में भी अध्यक्ष रहे थे। कहां के, ये हुआ था मद्रास अधिवेशन। ठीक है, तो मद्रास अधिवेशन के भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में एक बात आप याद रख सकते हैं, ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश है ना पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय सदस्य भी थे। इनके बारे में क्या याद रखना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद आप बोल लीजिए है ना, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के पहले है ना, पहले भारतीय सदस्य। ठीक है, भारतीय सदस्य थे, ये भी इनके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी है ना, और वो किताब कौन सी थी, वो किताब कई बार एग्जाम में आया है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखा था उन्होंने, एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ध्यान में रखेंगे, वो भी लिखना था, आप लिख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया याद रहेगा है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, किसके बारे में, दादा भाई नेहरू जी के बारे में। लेकिन आप बाकी ऑप्शंस को भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, बाकी ऑप्शंस में क्या है। ठीक है, देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, इनके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये तीसरे अधिवेशन में है ना, इन्होंने ये थे। ठीक है, थर्ड सेशन, जो तीसरा सेशन था कांग्रेस का, थर्ड जो है कांग्रेस है ना, सॉरी है ना, थर्ड जो है आपका
कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन के ये मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, मतलब ये अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम थे, इनके बारे में मेन चीज आपको याद रखना है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, इनसे बारे में यही पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, याद रहेगा इनके बारे में। अच्छा, यहां पर एक व्यक्ति है जॉर्ज यूले, इनके बारे में भी एक चीज ध्यान में रखिए, ठीक है, जॉर्ज यूले जो है ये पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, पहले ब्रिटिश है ना, पहले है ना, सॉरी यहां से आप याद रख लीजिए, पहले है ना ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक है, ये कौन थे, अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ध्यान में रहेगा, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ये सभा जो है, ये इनकी दो सभाएं बहुत पूछी जाती हैं, एक दीनबंधु सार्वजनिक सभा और एक आपको पूछा जाता है सत्यशोधक समाज, ठीक है, तो दोनों के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फुले, ठीक है, कौन है, ज्योतिबा फुले। तो दीनबंधु समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, वो ज्योतिबा फुले थे। और जैसा कि कहा, इसके बारे में, इनके बारे में आप एक और क्या याद रखेंगे, इनके बारे में याद रखेंगे सत्यशोधक समाज जो है उसके संस्थापक भी यही थे। चलिए, अच्छा, ये जो सभा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो है, इसकी स्थापना हुई कब थी, ये 1884 में हुई थी। और एक मैंने नाम वो कई बार आ चुका है, एक्चुअली इस सीरीज में ही आ चुका है, सत्यशोधक, है ना, कौन सा समाज है, सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की जब हम लोग बात करते हैं समाज, ठीक है, ये 1700 है ना, सॉरी 1873 में, है ना, इसकी स्थापना 1873 में जो है की थी, किसने, तो ज्योतिबा फुले ने। इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फुले भी है, पहली महिला शिक्षक भी वो है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। कह रहा है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना भी, जस्ट ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन स्वराज पार्टी के बारे में था, वहां मैंने ऑलरेडी डिटेल बताया। तो 1923 में स्थापना हुई थी, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मेनली किया था, बट इसके अलावा जो है एनसी केलकर और विट्ठल भाई पटेल का भी नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस, है ना, ये कब मनाया गया था? देखिए, मुक्ति दिवस उन्होंने जो है वो मनाया था 1939 में, तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1939। बात समझ में आ रही है, कब मनाया था उन्होंने? तो 22 दिसंबर जो है 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला सवाल देखिए क्या है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राज्य का अभी तो प्रधानमंत्री नहीं होता, हम सबको पता है, लेकिन उस समय कौन थे, ठीक है। तो बिहार जो क्षेत्र है या राज्य, उसके प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? मोहम्मद यूनुस। कौन थे? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस का नाम याद रखेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां शुरू हुआ? देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये मेनली शुरू हुआ कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। खास करके इसमें एक जो व्यक्ति है, जैसे आपको पता होगा तिलक है ना, यानी बाल गंगाधर तिलक, उनका भी क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो इनका एक ग्रुप था, आपने सुना भी होगा, लाल बाल पाल से। ये क्रांतिकारी लोग ही थे, ठीक है, लाल बाल पाल, है ना। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, ये किनका है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और है ना बिपिन चंद्र पॉल। ये तीन लोग हैं जो बहुत बड़े क्रांतिकारी, और कहिए कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत ही इन लोगों ने की थी, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सवाल कितनी ही बार आ गया। 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था, ये पता ही होगा, है ना। मुंबई में, है ना, बंबई जिसको बोलते थे पहले, तो मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, इसकी स्थापना हुई। एओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी, और पहले अध्यक्ष जो है इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अभी जस्ट का डिस्कशन, दूसरे दादा भाई नेहरू जी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस तरह से ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 1885। भारत सरकार का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, भारत का, सॉरी, तो भारत के पहले वायसराय, यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों को अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा, खैर देखिए, पहले क्या होता था, ये जो वायसराय का पद कहां से आया?
ठीक है। सबसे पहले होता क्या था, पहले होता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या होता था, सबसे पहले शुरू में जो होता था, है ना, ठीक है, 3 प्रोविंसेस थे भारत के अंदर अंग्रेजों के, है ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो उसमें से तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो पहले उसी तरह होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले क्या होता था, तो वो होता था गवर्नर, शॉर्ट में थोड़ा लिखा, गवर्नर ऑफ बंगाल। पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। इसी गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है, क्योंकि बंगाल इंपॉर्टेंट एरिया था, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पूरा ये क्षेत्र इसके अंदर आता था। तो फिर क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और यही गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या बन गया, ये बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बात समझ में आ रही। और ये पोस्ट, और इसी के अंडर क्या कर दिया गया, जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ आपका क्या बोलते हैं, मुंबई था, ठीक है, बेसिकली, है ना, तो बॉम्बे जो था उसको इसके अंडर कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया, ठीक है। अब बाद में ये कब हुआ, ये हुआ आपका 1773 का एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक एक्ट आया, है ना, वो कब आया, 1835 में, 1833 में आया चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या गया, इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, इसको अब कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको कर दिया गया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर ये चला, फिर आपको पता है कि 1857 के विद्रोह हुआ और शासन जो है वो कंपनी से क्राउन के हाथ में चला गया, किंग के हाथ में चला गया। ये 1858 में फिर क्या कर दिया गया, वायसराय का नया पद बनाया गया। तो यहां से आपका यही गवर्नर जनरल जो है ये वायसराय बन गया, ठीक है, क्या बन गया, वायसराय बन गया। तो देखिए, पहले अगर आपको पूछा जाता है प्रथम वायसराय कौन था, तो ये कौन थे, ये इस समय शासन में थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड डलहौजी के बाद आए थे। लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम, ये जो है गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल या फिर वही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और पहले वायसराय कौन थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग, बात समझ में आ रही है। अगर पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा जाएगा तो ये कौन थे, ये आपके थे विलियम बेंटिक, सॉरी, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले अगर आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ लेगा तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और अंतिम वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेगा तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहां से आप नाम भी याद रख सकते हैं, है ना। ये क्या थे, ये थे पहले फर्स्ट, इनके बारे में मैंने क्या कहा, ये फर्स्ट जो मैं यहां से एरो करता हूं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, तो अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये देखिए, ये नारा तो एक जो है वो राइटर है, कवि भी रहे, ठीक है, शायर भी रहे, उनका नाम था हसरत मोहानी, उन्होंने दिया था। ये नारा एक्चुअली में किसने दिया था, ये दिया था हसरत मोहानी, ठीक है, मोहानी ने, ठीक है, मोहानी ने। तो हसरत मोहानी ने कब दिया था, 1921 में उन्होंने ये नारा दिया था। वो कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। लेकिन इस नारे को प्रचलित बनाया भगत सिंह ने, ठीक है। इस नारे को प्रचलित किसने बनाया, तो नारे को प्रचलित बनाया भगत सिंह ने, और इसलिए यहां पर आंसर इसके अकॉर्डिंग भगत सिंह हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, बक्सर के युद्ध के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में आपको बताया था। यहां तो आंसर ये मीर कासिम और अंग्रेज होगा। मैंने बताया था कि अंग्रेज की तरफ से इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इधर से संयुक्त सेना थी मीर कासिम, सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इन तीनों की संयुक्त आर्मी थी। अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे, ठीक है। और उसमें जो है अंग्रेजों ने इस संयुक्त सेना को डिफीट कर दिया और ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था, क्योंकि आपको पता होगा इसी युद्ध के बाद जो है शाह आलम यानी मुगल बादशाह के साथ संधि की गई, है ना, अंग्रेजों ने की। और इसके बाद जो बंगाल का दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है वो अंग्रेजों के हाथ में लग गया और ये अंग्रेजों की पहली राजनीतिक जीत थी, कह सकते हैं, ठीक है। यहां से वो शासन में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां शुरू किया, तो बहुत फेमस है, बिहार से ही है, ठीक है। तो चंपारण से 1917 में उन्होंने, आपको पता होगा कि नील की खेती के विरोध में, है ना, उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए वो आए थे और ये पहला, यहीं से गांधी युग की भी शुरुआत। एक सवाल ये भी आएगा भी आपको कि गांधी युग, तो
1917 का जो सत्याग्रह है ना, चंपारण, यहां से इनकी जर्नी शुरू हुई और 1948 पता है इनका देहांत हो गया। ये गांधीयन युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? गांधी युग। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है, ठीक है। तो गांधी युग, ठीक है, याद रखें, जिसको गांधीयन एरा कहते हैं। आगे बढ़े, कह रहा है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने थे, वो 1924 में बने थे, बेलगाम में, है ना। जो बेलगाम अधिवेशन था, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन, है ना, ये उसके बने थे अध्यक्ष। अधिवेशन, है ना, अधिवेशन, ये याद रहेगा, ठीक है। तो बेलगाम अधिवेशन के ये बने थे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? सबको पता है, ये बहुत आसान, 1905 में हुआ था, है ना। लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसी के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन हुआ। और इसी स्वदेशी आंदोलन में जो है ना, वंदे मातरम का भी नारा लगा था, ठीक है, प्रचलित हुआ था। आगे बढ़े, अगला सवाल है, वर्ष 1857 में मेरठ में पहला सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? कौन से डेट में? तो ये घटना 10 मई की है। आपको पता है 1857 की क्रांति जो है, ठीक है, उसमें मेरठ जो मेरठ सिपाही विद्रोह है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं से इस प्रॉपर वे में कहिए कि इस, है ना, स्वतंत्रता संग्राम की जर्नी शुरू हुई। यहां से सिपाहियों ने मार्च करते हुए, है ना, दिल्ली गए और दिल्ली में, है ना, अंग्रेजों को मतलब एक तरह से डिफीट करके, है ना, हरा करके उन्होंने वापस से बहादुर शाह जफर सेकंड को जो है मुगल बादशाह थे उसको स्थापित किया, दिल्ली का शासक के रूप में स्थापित करके इस क्रांति की शुरुआत की, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? ये 30 जनवरी 1948 की घटना है। हमको पता है 30 जनवरी आप शहीद दिवस मनाते हैं। वैसे शहीद दिवस इंडिया में 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो आप 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, इसके अलावा जो है एक हम लोग शहीद दिवस और मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? ये 23 मार्च को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को जो है एक घटना घटी थी, है ना, 1931 एक घटना घटी थी। क्या घटी थी? आपको पता होगा, भगत सिंह सहित 3 लोगों को जो है फांसी दी गई थी, है ना। भगत सिंह, है ना, राजगुरु और सुखदेव, है ना, इन तीनों को, है ना, आपको पता ही होगा, राजगुरु तो हर साल मनाते हैं, राजगुरु और सुखदेव, है ना, सुखदेव, है ना, इन तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, है ना, तो अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? देखिए, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था। इन्होंने क्या दिया था? तो संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, याद रहेगा, संपूर्ण क्रांति का नारा, है ना। 1974-75 में छात्र आंदोलन का भी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन भी किया था। छात्र आंदोलन जो बिहार में उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो आंदोलन बहुत व्यापक और दिल्ली तक पहुंच गया था, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। छात्र आंदोलन 1974-75 में छात्र आंदोलन जो है उसका नेतृत्व किया, है ना। इंदिरा गांधी के द्वारा इनको जेल भी भेज दिया गया था, ठीक है, आंदोलन करने के कारण। आगे बढ़े, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया, है ना, तो इसी से, है ना, शुरुआत हुई। देखिए, पहले पुर्तगाली आया, कब आया? ये आया था, आपको पता है, 1498 में वास्को डी गामा आया। पुर्तगाली के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए, पुर्तगाली के बाद जो है इसके बाद कौन आया? डच आया, ठीक है, डच आया। डच कब आया? ये आया था 1595 में, ठीक है, दूसरे, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर तीसरे नंबर में कौन आया? यहां आए ब्रिटिश, ठीक है, तीसरे नंबर पर आए कौन? ब्रिटिश। ये कब आए? तो पता है कि 1600 में आए थे, ठीक है, 1600 में आए, ठीक है। ब्रिटिश के बाद जो है कौन आया? डेनिस आए। पहले कौन आए? डेनिस, ठीक है। तो ब्रिटिश के बाद आए भाई डेनिस। कब आए? डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। 1616 में डेनिस आए। फिर कौन आया? फिर फाइनली अंत में जो है वो आपका फ्रांस आया। कब आया फ्रांस? ये आया था 1664 में, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन कौन ये सारी यूरोपीय कंपनी भारत आई, कब कब आई, आपने सारा ही डिटेल देख लिया, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? कह रहा है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जो है, फरमान आपको पता है कि मुगल शासक द्वारा दिया गया जाता था। वैसे ये जो फरमान है ये गोलकोंडा के शासक द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये जो सुनहरा फरमान है ये दिया गया था 1632 में, है ना। और ये किसने दिया था? ये गोलकोंडा, है ना, गोलकोंडा के शासक थे, ठीक है, कुतुब शाह गोलकोंडा, है ना, उसके शासक, ठीक है,
के शासक कुतुब शाह, है ना, शासक कुतुब शाह ने एक संधि बेसिकली हुई थी, कुतुब शाह में बता भी रहा हूं, है ना। तो गोलकोंडा के शासक जो है वो कुतुब शाह थे, ठीक है। और कुतुब शाह ने ही ये सुनहरा फरमान जो है वो दिया था। बात समझ में आ रही, याद रहेगा किसने दिया था, तो ये कुतुब शाह ने दिया था। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या और यही जो आपका है, इसको एक संधि भी कहा जाता है, इसको मसूलीपट्टनम की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ये जो आपका सुनहरा फरमान है इसको मसूलीपट्टनम, क्या कहते हैं उसको, मसूलीपट्टनम की संधि भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, मसूलीपट्टनम, है ना, पट्टनम की संधि कहते हैं। किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और कुतुब शाह के बीच ऑब्वियसली हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, है ना, देखिए इसमें आखिर मतलब ये जो है हमारा सुनहरा फरमान किस चीज के बारे में था, क्या हुआ था। सुनहरा फरमान बेसिकली दिया गया था कि अंग्रेज जो है ना, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, तो मुक्त व्यापार और, है ना, जो मसूलीपट्टनम वाला क्षेत्र है वहां पर कारखाने खोलने, कारखाना पहले भी खुला था लेकिन पुनः कारखाने खोलने की जो है अनुमति दी गई गोलकोंडा के शासक द्वारा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो मुक्त व्यापार और कारखाने खोलने की अनुमति दी गई, है ना। मात्र 5% कर पर जो है ना वो लोग व्यापार कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो बहुत सारी, है ना, छूट दी गई थी एक तरह से अंग्रेजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसको सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। देखिए पुर्तगाली आपको पता है 1498 में आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर 1502 में आया। 1503 में कोचीन में जो है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगी। ये सब बातें मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं। 1510 में जो है वो गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। कब किया, 1510 में किया। किसके ने करवाया, ठीक है, मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था, इसका एक गवर्नर था जिसका नाम था अल्बुकर्क। तो इनका नाम याद रखिएगा। 2 गवर्नर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, फ्रांसिस अल्मीरा और, है ना, नीनो डी कुन्हा, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी नाम मेंशन हो चुका है। अब यहां याद रखिए अल्बुकर्क, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। आप देख रहे अल्बू, है ना, कर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क जो है ये गवर्नर थे और इसी के नेतृत्व में जो है पुर्तगालियों ने क्या किया था, गोवा पर आक्रमण कर दिया था। बात समझ में आ रही है। तो और एक चीज, एक सवाल भी कई बार पूछा गया है, पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, अल्बुकर्क को, ठीक है। यानी इसको क्या कहा जाता है, पुर्तगाली शासन, है ना, पुर्तगाली शासन का, है ना, पुर्तगाली शासन का संस्थापक का, है ना, क्या कहा जाता है, असली संस्थापक, असली संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अल्बुकर्क। ये नाम याद रखिएगा, अल्बुकर्क। और इसी ने गोवा पर विजय दिलाई थी, पुर्तगालियों के गोवा पर अधिकार करने में, ठीक है। किससे दिलाई थी, तो ये बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उससे दिलवाई थी। वो ध्यान में रख सकते हैं, बीजापुर का शासक था आदिल शाह, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ, ये तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, 1680 में हुआ, ठीक है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, अभी जस्ट मैंने बताया, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया, ये ध्यान रखिए, ये थे आचार्य विनोबा भावे, है ना। और कब शुरू हुआ था ये आंदोलन, 1951 में ये आंदोलन शुरू हुआ। और एक चीज ध्यान रखिए, पहला जो गांव था जो इस आंदोलन में दिया गया था, ग्रामदान हुआ था, ठीक है, वो था तेलंगाना का पोचमपल्ली, ठीक है। ये भी पूछा गया है, पहला गांव जो था वो आपका क्या था, है ना। तो फर्स्ट, है ना, पहला गांव जो है, पहला गांव, है ना, गांव ये था आपका पोचमपल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे पोचमपल्ली जो है पहला गांव था, ठीक है, कहां, तेलंगाना, है ना। तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना याद रहेगा, तेलंगाना में पहला गांव। आगे बढ़े तो ये याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। देखिए महात्मा गांधी ने कई पत्रिकाएं शुरू की थी, उनमें से एक बहुत फेमस तो आपने यंग इंडिया का नाम सुना होगा, बट यहाँ अलग है। यहाँ क्या है, तो यहाँ पर जो पत्रिका शुरू की थी उस पत्रिका का नाम था हरिजन, ठीक है। देखिए हरिजन जो पत्रिका है ये 1933 में 1933 में शुरू की गई। कौन सी भाषा थी, इसकी भाषा इंग्लिश थी। देखिए हरिजन जो पत्रिका है इसमें 2-3 तरह का आता था। तो एक तो हरिजन हो गया, एक आता था हरिजन सेवक करके, ठीक है, ये हिंदी में आता था, है ना।
तो हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में आता था। एक हरिजन ही बंधु करके आता था, ठीक है, क्या आता था, हरिजन बंधु, ये गुजराती में आता था। ये किस में आता था, गुजराती में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 तरह की इस तरह की अखबार आती थी। इसके अलावा बाकी अगर मैं केसरी की बात करूं तो आपको पता है ये बाल गंगाधर तिलक है ना, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। 1881 में ये अखबार शुरू हुआ था, 1881 में। फिर नेशनल हेराल्ड जो ये नेहरू जी ने, है ना, जवाहरलाल नेहरू जो है, नेहरू जी उन्होंने शुरू किया था 1938 में, ठीक है, 1938 में। तो ये आप पत्रिकाएं जो है वो ध्यान में रखेंगे, इससे अक्सर सवाल पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये एक धार्मिक सोसाइटी था, एक रिलीजियस सोसाइटी था, धार्मिक पुनरुद्धार के लिए ये सोसाइटी बनी थी, ठीक है। ये सोसाइटी कह रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, देखिए इसके असल संस्था, ये तो भारत में बात कर रहा है, तो भारत में इसको स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान था एनी बेसेंट का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ एनी बेसेंट होगा। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके असली संस्थापक कौन थे, इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 17 नवंबर 1875 को 1875 को हुआ था। तो ये पहला ध्यान रखिए, 17 नवंबर 1875 को हुआ। किसने किया था, 2 लोग थे, एक का नाम था मैडम, है ना, ब्लावत्स्की, है ना, एक का नाम क्या था, मैडम ब्लावत्स्की। तो पहले तो थी कौन, मैडम, है ना, मैडम ब्लावत्स्की, है ना, वात्स्की, ठीक है, इनका नाम ध्यान में रखिए। और इन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एमएस ऑलकॉट, है ना, क्या नाम था, एमएस ऑलकॉट, है ना। तो एक तो और कौन थे, एमएस ऑलकॉट, है ना, ठीक है, ये थे। इन दोनों ने जो है इसकी स्थापना की। भारत में जो ये सोसाइटी, ठीक है, देखिए 1882 में क्या हुआ, क्योंकि भारतीय भी सोसाइटी से बहुत प्रभावित थे, तो 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है यहां पर बनाया गया। कहां, तो अदियार एक जगह है ना, कहां पर, तो ये है हमारा अदियार। अदियार जो एक जगह है मद्रास में, बेसिकली वहां पर इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर बनाया गया। कहां पर, अदियार, मद्रास में। बात समझ में आ रही है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। और भारत, वैसे तो भारत में इसको, इसके प्रचार प्रसार को लेकर के एनी बेसेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की भारत में, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन, इसकी स्थापना और बाकी डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पहला सम्मेलन इसका इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। स्वराज पार्टी से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें, है ना। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? देखिए ये था खिलाफत आंदोलन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के साथ ही जो है वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन आप सबको पता होगा 1919 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। बाद में इसी के साथ असहयोग आंदोलन को भी कर दिया गया, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। 2 भाई थे, अली बंधु, जिसको अली ब्रदर्स कहा जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। बेसिकली टर्की में, तुर्की जिसको बोलते हैं, वहां पर खलीफा हुआ करता था जो इस्लाम का धर्मगुरु कहा जाता था, ठीक है। हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश अंग्रेजों ने तुर्की को हरा दिया, टर्की को डिफीट कर दिया। उसके बाद खलीफा को जो है, खलीफा के पद को या फिर खलीफा को शासन से हटा दिया, पावर से हटा दिया, जिसके कारण पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो है इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। भारत में भी मोहम्मद अली, शौकत अली ने आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और मुस्लिम हिंदू यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने इसके समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी, ठीक है। इसमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जब बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था, ये आपका 1775 में मिलने के, वहां से शुरू हुआ, 1775 में ये शुरू हुआ और 1783 तक ये लगभग युद्ध चला। मतलब पूरी तरीके से डिक्लेरेशन है 1783 में साइन हुआ था, ठीक है। अब अमेरिका स्वतंत्रता किसके खिलाफ था? ये ब्रिटेन, क्योंकि ये ब्रिटेन का अमेरिका के 13 जो है उपनिवेश, मतलब 13 क्षेत्र था या फिर 13 राज्य कह सकते हैं, उससे बटा हुआ था। ये 13 किसके? अंग्रेजों के उपनिवेश थे। बात समझ में आ रही है? ये अंग्रेजी उपनिवेश थे और इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 1775 से 1783 के बीच चला। इसमें क्या कह रहा है कि नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ये तो हुआ ही था, ये सच था, ठीक है। एडम स्मिथ का लेसेस फेयर का सिद्धांत स्ट्रांग हुआ, ये भी सही है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी हुआ था। ये चौथा, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार हुए, इसका परिणाम ये नहीं था, ठीक है।
तो इसके परिणाम में से ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होगा ये 1930 में 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था? दांडी मार्च से। ठीक है, दांडी मार्च आपको पता होगा कि 12 मार्च 1931 को है ना, 12 मार्च से शुरू हुआ दांडी मार्च है ना, और ये आपका 6 अप्रैल तक चला था है ना। नमक सत्याग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सॉरी 6 हमारा अप्रैल जो है वहां शुरू हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के भी नाम से ये प्रसिद्ध है दांडी मार्च। ठीक है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़े। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? देखिए उन्होंने जो सहयोग दिया था ऑब्वियसली महिला सशक्तिकरण, यहाँ इसके हिसाब से आंसर होगा। जो उनका सबसे बड़ा रोल है ना, वो था, आपको पता होगा 1856 का एक अधिनियम। वो क्या था? वो था विधवा पुनर्विवाह को लेकर के। बात समझ में आ रही? किसको लेकर के था? विधवा पुनर्विवाह को लेकर के, कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 इनके नेतृत्व में लाया गया था। सबसे बड़ा वही था इनका कंट्रीब्यूशन है ना। वैसे तो हमने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ये ध्यान रखेंगे, पुनर्विवाह, इस अधिनियम है ना, अधिनियम 1856, ये उन्हीं के है ना, उन्हीं के कारण ये आ पाया। ठीक है, संभव हो पाया। तो महिला सशक्तिकरण जो है इस क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़े। अगला सवाल है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी? ये तो बहुत बार पूछा गया है। ये है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से थे, तो इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? 52, 55, 56। देखिए पंचशील सिद्धांत वैसे शुरू तो हुआ था 1954 में, जो डेट यहाँ नहीं दिया है। एक्चुअल में ये 1954 में शुरू हुआ था। इसे 5 सिद्धांत है। देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति है ना को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये एक तरह का भारत का एक जो है कि आइडियोलॉजी था, एक कॉन्सेप्ट भारत ने दिया, पंचशील है ना। ये पहली बार जो आया ये 1954 में आया। हाँ, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर 1955, ये क्योंकि यहाँ से जो है 1955 से ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत लेकिन आया कब था? 1954 में एक्चुअली पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। किसके बीच? ये सवाल पीछे भी इससे आया था, थोड़ा सा अलग करके पूछा था। समझौता ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता है ना। और उसी के बाद पंचशील सिद्धांत जो है पॉपुलर हुआ। इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखिए पंचशील जब आप सिद्धांत की बात करते हैं यार, इसमें 5 बातें थी। वो 5 क्या क्या था? पहला ये था कि संप्रभुता और जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखने का, यानी कि कोई भी देश जो है दूसरे देश के है ना संप्रभुता का है ना और उसके क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। ये पहला कंडीशन था। ठीक है, दूसरा इसका सिद्धांत क्या था? दूसरा था कि जो गैर आक्रमण का सिद्धांत है कि कोई भी देश जो है दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, तो गैर आक्रमण का सिद्धांत हो गया दूसरा। तीसरा क्या था? आंतरिक मामलों में कोई एक देश जो है दूसरे देश में, यानी कि जो भी इस समझौते में आएगा वो एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये था। और जो आपका चौथा था वो था कि समानता का जो व्यवहार है और आपका परस्पर है ना जो लाभ का सिद्धांत है, इस पर काम किया जाए। मतलब कि समानता का व्यवहार अपनाया जाए और परस्पर लाभ के सिद्धांत पर कार्य किया जाए। और लास्ट में था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं। ये 5 था। ये पांचों आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पंचशील का प्रतिपादन जो है ये था। तो 54 में बेसिकली यहाँ आपका आंसर, क्योंकि नन ऑफ दीज भी नहीं है तो आपको 1955 ही मारना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना? देखिए ये तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो इसका आंसर कई जगह देखा, ये बोस्टन की टी पार्टी कुछ जगह ले लिया गया, लेकिन ये गलत आंसर है। मैंने जितना पढ़ा हिस्ट्री को, ठीक है, उसमें इसका सबसे ज्यादा कनेक्शन, ठीक है, ये सारी घटनाएं जो है, ठीक है, वो रिलेटेड है लगभग है ना आपका जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम उसी से। लेकिन इसमें एक जो है स्टाम्प एक्ट जो 1765 में आया था, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो है मेन कहिए कि भाग था। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, जैसे मैंने देख लिया है, आप
श्योर आंसर इसको ले सकते हैं। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, यह समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में था। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में, आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, और ये उससे पहले ये जो है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये पैक्ट साइन हुआ था। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इसको दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। आगे बढ़े तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये तो सबको पता है, 1915 में वो लौटे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सही सुमेलित करें गांधीयन युग। ये तो गलत है, अभी हम जस्ट बताया था 1917 से 1948। मोपला विद्रोह 1918 में नहीं हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये केरल के मोपला बेसिकली किसान थे। ठीक है, इन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन किया था। तो 1921 में मोपला बेसिकली ये लोग कहाँ रहते थे? केरल का मालाबार क्षेत्र। ठीक है, जो केरल का मालाबार क्षेत्र है, केरल का मालाबार क्षेत्र, उधर के लोग, उधर के किसान थे। ठीक है, यानी तटीय क्षेत्र वाले लोग थे ये। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, बिल्कुल ये सही होगा इसमें। ठीक है, एक और देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये 1921 में नहीं 1920 में बना था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना, इसको आरएसएस बोलते हैं, 1925 में की थी। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना इसको केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको किया था केबी हेडगेवार, है ना, हेडगेवार। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये तो बहुत फेमस है, हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने दिया था। ये प्रधानमंत्री थे 1964 से लेकर के, ठीक है, 1966 तक। और ये नारा जो दिया गया था, ये 1965, जिसमें ये चीन युद्ध चल रहा था, उस समय दिया गया था 1965 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो और उसके बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक चीज पता ही होगा कि ताशकंद समझौते के लिए ये उज्बेकिस्तान ताशकंद गए थे, और वहीं संदिग्ध अवस्था में इनकी डेड बॉडी मिली थी, इनका है ना। तो ये एक रहस्यमयी घटना अभी तक रहस्यमयी रही है। ठीक है, खैर ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, देश के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। वो और समय रहते तो और बेहतर चीजें हो सकती थी। ठीक है, खैर चलिए, तो ये 1964 से 66 तक है। चलिए आगे, तो यहीं तक आज के क्लास में हमने ये सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया। ठीक है, देखिए ये हमारा मॉड्यूल सेट 3 था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह के और भी जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का मॉड्यूल सेट चल रहा है ना। फिर हम लोग इसमें एंशिएंट और जो मेडिएवल है वो भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को चुना। ठीक है, आप लोग जो भी बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। साथ में जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, उसमें भी ये बहुत, बीपीएससी में तो होगा क्योंकि वो बिहार का एग्जाम है, बट बीपीएससी के अलावा बाकी के क्वेश्चन तो ये इंडियन हिस्ट्री का है। ठीक है, ये खाली बिहार हिस्ट्री का तो है नहीं, इंडियन हिस्ट्री का है। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपके हर उस एग्जाम में आएगा जहां इंडियन हिस्ट्री टॉपिक है। तो जो लोग भी है ना वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, इतना जरूर हम लोगों का सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, बाकी इसी तरह से क्लासेस आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।